जुड़ चुके हैं एक्स-एमएलसी बीजेपी के अजय भारती साहब। ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा चौंका रहा है। मतलब जब राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा बेरोजगारी की शरह बढ़ गई है, यानी बेरोजगारी बढ़ गई है जम्मू कश्मीर की। अजय भारती, शुक्रिया, धन्यवाद। और अनम्यूट कर ले खुद को। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है, बोलिए। मैं तो जी, मैंने कहा आपको और आपके दर्शकों को, मेरे को पैनलिस्ट्स को मैं अपनी तरफ से नमस्कार करता हूं जी। और स्वभावतः जो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन चाहे लोकल या नेशनल लेवल पर आते हैं तो झूठ के सहारे ही शुरुआत करते हैं और विषय अंतरण करने में महारत हासिल। जो डेटा मैंने यहां रखा है उसमें मैं आपका रिमार्क्स चाहूंगा पहले, उसके बाद आप कांग्रेस वाले को जवाब दे दीजिएगा। फिलहाल जो मैंने डेटा सामने रखा है कि 5.2 के मुकाबले 6.1 यूटी की जो बेरोजगारी वो 6.1 है प्रतिशत, जबकि जो राष्ट्रीय औसत है वो 5.2 है। विशाल साहब, जो हमारे कांग्रेस के मित्र जिनको आपने पहले बुलवाया ना, उन्होंने पहले ही विषय अंतरण किया, उन्होंने सब्जेक्ट को डाइवर्ट किया। खैर, मैं उस पर नहीं जाता हूं क्योंकि वो उनका स्वभाव है झूठ बोलते हुए गलत बोलना। इसका जवाब आज मेरे हिसाब से, क्योंकि ये जुलाई से सितंबर तक का आपने बताया कि ये आंकड़ा है, जैसे आपने बताया और जो राज्यसभा में बताया गया, इसका जवाब इसी गठबंधन को, इंडी ब्लॉक के सरकार को देना पड़ेगा। क्योंकि मैं मार्च में जब असेंबली सेशन मार्च में जब यहां पर सेशन चल रहा था, तब मैं चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, उनके रिपोर्टिंग देख रहा हूं, जो उन्होंने असेंबली में कहा, अपने जो बजट के भाषण में भी, या जो उनके ही अपने ही असेंबली मेंबर्स ने क्वेश्चन पूछा, चाहे वो तनवीर सादिक साहब हों, चाहे वो मुबारक गुल साहब हों, ऐसे हमारे मेंबर्स ने जो पूछा उनको जवाब दिया नहीं दिया वो अलग, लेकिन अपने मेंबर्स को जो कहा तो उन्होंने पिछले 3-4 साल में एम्प्लॉयमेंट में इंप्रूवमेंट कैसे हुई ये गिनाया था। उन्होंने कितने सरकारी मुलाजिम लगाए गए उनका बताया था। पिछले ही 2 सालों में उन्होंने बताया लगभग 12,000 लोगों को सरकारी जॉब्स दिए गए। उन्होंने बताया कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पिछले 2 साल में कितना हुआ, यह मार्च 15 को रिपोर्ट हुआ है। मैं उसी आधार पर इनको याद दिलाना चाहता हूं। फिर याद दिलाना चाहता हूं अपने मित्र कांग्रेस के, जिनकी सहयोग से सरकार चल रही है, कि इनके मैनिफेस्टो में क्या कहा गया था। इनके मैनिफेस्टो में कहा गया था 1 लाख जॉब्स दे देंगे, 180 दिन में रोजगार एक्ट लाएंगे, रोजगार अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे। हम यही पूछना चाहते हैं, आपने किया क्या 1 साल में? आप तो सरकार चला रहे हैं। अगर ये पहले जब आप अपोजिशन में थे या सरकार से बाहर थे, तब तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मैनिफेस्टो में आपने बड़ी बड़ी बातें करी है। आज बता दीजिए आपकी कार्यकर्ता की प्रतिक्रिया पूरी हो गई। मैं क्रॉस क्वेश्चनिंग अभी सेकंड राउंड में, इस पर प्रतिक्रिया पूरी हो गई इस आंकड़े पर? जी जी, ठीक है, ओके। आकाश वर्मा हमारे साथ मौजूद है, स्पोक्स पर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस के। आकाश वर्मा, आकाश, अब मैं चाहूंगा पहले आप रिएक्ट करें। हाउ विल यू रिएक्ट, हाउ विल एनसी रिएक्ट ऑन दिस? जो डेटा है वो ये बता रहा है, संसद में डेटा पेश किया गया है पार्लियामेंट में, कि जम्मू कश्मीर की बेरोजगारी की शरह बढ़ गई है कौमी शरह से भी ज्यादा, और उसमें जो ज्यादा फिक्र की बात है कि शहरी इलाकों में ये बेरोजगारी ज्यादा बढ़ी है बनिस्बत देही इलाकों के। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए विशाल जी, मैं आपको बताऊं कि ये जो आप बेरोजगारी का रेट आप डिस्कस कर रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है, ये 2014 के बाद का जो ओवरऑल आप देश का सिनेरियो देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू जम्मू एंड कश्मीर, तो हमेशा से जो ओवरऑल हमारा जो जनरल हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो नेशनल से ज्यादा है। और अगर मैं स्पेशली यूथ की बात करूं तो इट इज मोर देन डबल। अगर मैं नेशनल की बात करूं तो इट इज अराउंड 10 to 12%, और अगर जम्मू कश्मीर की बात करूं तो 18% से ज्यादा है। और आज क्योंकि जो हमारे सर्वेज हैं, पीएलएफएस और सीएमआई जो हमारे सर्वेज करवा रही है, और इसमें आज ये जो आंकड़े जो निकल के आ रहे हैं, इसमें ये कोई आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि ये पिछला जो हमने दौर देखा, पिछले 8-10 साल का दौर, जिसमें जम्मू कश्मीर को जो ये जो डेटा अभी सामने रखा है ना आकाश, ये जुलाई से सितंबर 2025 के बीच का डेटा है, जुलाई से सितंबर साल 2025। अब इसके आगे पीछे भी डेटा घटा बढ़ा होगा, कि फिलहाल ये डेटा सामने है जो संसद में रखा गया। सुनिए विशाल जी, मैंने तभी आपको कहा कि अगर आप 2014 के बाद का डेटा देखेंगे ना, तो उसमें
जो परसेंटेज आज जम्मू कश्मीर की है विद रिस्पेक्ट टू नेशन वाइड, वही परसेंटेज रही 2017-18 में। एक माइनर सा जो ड्रॉप था वो हमें देखने को मिला था, लेकिन पहले 6.7% थी, 2014 के बाद आज फिर भी जो है वो 6.1% है। तो मैं आपको ये बताऊं कि इसका कारण क्या है। हम आज यहाँ पर डिस्कस करने के लिए बैठे हैं कि कारण क्या है। कारण ये है कि जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है जम्मू एंड कश्मीर में, जो पिछले 10 साल का आपने यहाँ पर सिस्टम देखा पॉलिटिकल, और वैसे भी जितने भी यहाँ पर मतलब जो हमें सपने दिखाए गए थे कि यहाँ पर यूनियन टेरिटरी बनने के बाद यहाँ पर कोई तूफान आ जाएगा डेवलपमेंट का, यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, तो मैं आपको बताऊं कि वो सिर्फ एक आई वॉश था। जबकि ऑन द कॉन्ट्रेरी हुआ क्या कि यहाँ पर जो भी हमारा एमएसएमई इकोसिस्टम था वो टोटली कोलैप्स कर गया। अब आप मुझे बताइए विशाल साहब कि यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट है वो कैसे जनरेट होती है। जम्मू एंड कश्मीर में अनसर्टेनिटी क्यों है? क्योंकि ये एक हिली टेरेन है, यहाँ पे लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पर और बड़े सारे फैक्टर्स हैं, क्लाइमेट के इश्यूज हैं। यहाँ पर जनरली जो हमारा यूथ है वो डिपेंडेंट है गवर्नमेंट के ऊपर। लेकिन गवर्नमेंट की अगर आप आज हालात देखेंगे, गवर्नमेंट में आज यहाँ पर हम इतने जो रोजगार के अवसर हम प्रोवाइड ही नहीं कर पाते नौजवानों के लिए। अब बात बची प्राइवेट सेक्टर की। प्राइवेट सेक्टर में आ जाते हैं मोस्टली हमारा टूरिज्म, हॉर्टिकल्चर और ट्रेड एंड इंडस्ट्री। अगर मैं टूरिज्म की बात करूं तो मैंने आपको जैसे बताया जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, जो यहाँ पर टेरर थ्रेट्स जो रहती हैं उसकी वजह से ये सफर होता है। अगर मैं बात करूं ट्रेड एंड इंडस्ट्री की तो मैं आपको ये बताऊं कि जो प्रीवियस डिस्पेंसेशन थी उनकी वजह से आज 80% ऑफ द इंडस्ट्रीज इन जम्मू एंड कश्मीर हैव बीन शट डाउन। ठीक है, ओके ओके आकाश फर्स्ट राउंड में इतना काफी है। लेट मी हैव फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर लूं मैं। अहमद अयाज हमारे साथ मौजूद है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। अहमद अयाज साहब, अब क्या समझा जाए? एलसी ये कह रही है कि 2017-16 के दरमियान ये 6.78 तक था, अभी तो 6.1 है, 6.1 है, गनीमत है। मैं आपसे सीधा ये जानना चाहता हूं, हालांकि ठीक है कि ये 3 महीने का ही डेटा है, लेकिन इन 3 महीनों में ये डेटा तब का है जब जम्मू कश्मीर इज गवर्न्ड बाय टू वे ऑफ गवर्नेंस। तो तब तो मेरे ख्याल से ये दो तरफा जब इलाज होता तो ये तो शायद बीमारी जल्दी ठीक होनी चाहिए थी, लेकिन ये अभी भी कौमी शरह से ज्यादा है। आपका फर्स्ट रिएक्शन? सही बात यह है कि उसमें जो देखा जा सकता है वो यही है कि जो भी पॉलिटिकल जो डिस्पेंसेशंस रही आज तक, हालांकि उसमें खासतौर नेशनल कॉन्फ्रेंस का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है गवर्नेंस के लिहाज से। बहुत टाइम तक गवर्नेंस की है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, और उसके साथ साथ बीजेपी का भी इसमें किसी हद तक ये माना जा सकता है कि उनका रोल इस हद तक कि जब 370 को एब्रोगेट किया गया तो एक बात सामने ये लाई गई थी कि भाई जब एब्रोगेशन 370 हो जाएगा तो चूंकि ये एक बहुत बड़ा कारण है यहाँ की इन्वेस्टमेंट में, यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने में। अभी ये प्रैक्टिकली मुमकिन था या नहीं था या किया जा सकता था, लेकिन एक बात कन्विंसिंग थी कि हालांकि ये भी नहीं था कि इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा सकता था, पहले इन्वेस्टमेंट किया जा सकता था। जैसे बहुत अच्छे पब्लिक सेक्टर्स, मेजर पब्लिक सेक्टर्स भी जम्मू कश्मीर में काम करते थे, तो ये नहीं कि इन्वेस्टमेंट नहीं की जा सकती। लेकिन देखना यह है कि इस चीज को टैकल करने के लिए कि लोगों ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने कितना इस मामले को गंभीरता से लिया है और कितना इस चीज को उन्होंने सीधे इस चीज को मान के कि ये एक बहुत बड़ा इशू है कि जिसमें यूथ का मामला है, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, और उसका नतीजा यही है कि यूथ को इग्नोर किया गया। तो नतीजा जो हम देख रहे हैं कि हमारा जो रेशियो अभी है सबसे ज्यादा है, इवन नेशनल लेवल का जो रेशियो है उससे बहुत कम है, 5% कुछ है नेशनल लेवल का, और 6.2 शायद जहां तक सितंबर तक का 6.1 या 2 का। तो सबसे ज्यादा जो रेशियो जो है अनएम्प्लॉयमेंट का है वो जम्मू कश्मीर का है। और जबकि हमारे पास साधन भी है, हमारे रिसोर्सेज है, हमारे जो इतना शायद कहीं नहीं है कि जहां हम एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से लोगों को एंगेज कर सकते थे किसी भी तरीके। ये जरूरी नहीं है कि हर एक को गवर्नमेंट के जॉब को दिया जाए, लेकिन देयर आर अदर मीन्स कि जहां एम्प्लॉय किया जा सकता है, एंगेज किया जा सकता है, इंडस्ट्रीज को बढ़ावा किया जा सकता है, यहाँ टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा किया जा सकता है। अब मैं थोड़ा इस पे कारणों पे आता हूं। मैं सेकंड राउंड शुरू करने जा रहा हूं। आप लोग को जिनको भी कुछ कहना प्लीज आप हमें मतलब इशारा कर सकते हैं, आप हैंड रेज कर सकते हैं। मैं आपसे ही पहला ये सवाल लेकर आता हूं अहमद साहब, मुझे ये बताइए, जैसे मैंने पहले बताया कि ड्यूअल गवर्नेंस है। अभी आप देखिए एलजी साहब जो है कई ऐसे मौके पर उन्होंने वो तकरीरनामा बांटते भी देखे गए हैं। मतलब दो तरफा सरकारें हैं, अगर इसमें कंपटीशन, लोग कहते हैं कि ज्यादा कंपटीशन होगा तो इस पर तरक्की आवाम का होगा, तो इसमें आखिर क्यों पीछे रह गई?
यूटी और खासतौर से जम्मू कश्मीर, जो आमतौर से पहले ऐसा माना जाता था कि अनएम्प्लॉयमेंट वहां पर है नहीं ज्यादा, अब ये बढ़ गई है, राष्ट्रीय औसत से बढ़ गई है। वजह क्या? अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात, जब हम अनएम्प्लॉयमेंट विज़ाविज़ ड्यूअल गवर्नेंस की बात करते हैं, अब मुझे लगता है कि दीज आर टू डिफरेंट इश्यूज। ड्यूअल गवर्नेंस के हम चलिए, ड्यूअल गवर्नेंस से इशू है, इट्स नॉट दैट इट्स नॉट एन इशू तो है, दिक्कतें होंगे गवर्नमेंट को काम करने में, इसलिए शायद क्योंकि इनका एक सबसे बड़ा जो हैबिट था, जो एक्सपीरियंस था, इनका एक्सपीरियंस था फुल फ्लेज्ड स्टेट में काम करने का, अभी यूटी में है, दिक्कतें आती होंगी कि वहां तो हर एक चीज खुद किया जा सकता था किसी को पूछे बगैर, लेकिन अब यहाँ छोटी छोटी चीजों पर कदगन है, तो दिक्कतें होंगी। लेकिन जहां तक अनएम्प्लॉयमेंट का मामला है, ये अनएम्प्लॉयमेंट अभी जब से यूटी बनी तब से इशू नहीं है, उससे पहले भी हमारा जो रेशियो था बहुत ज्यादा था, वो उस वक्त भी शायद नेशनल एवरेज से ज्यादा था। मैं वापस आता हूं, जगदीप जी आपके पास मैं आ रहा हूं। सीधा ठीकरा आप पर इसलिए फुट रहा है कि अभी आप सरकार के साथी हैं, ठीक है। दूसरा, ये जो डेटा सामने अभी है, ये जुलाई से सितंबर 2025 का है, आप इससे कैसे पीछा छुड़ा सकते हैं? बसाल साहब, या तो मुझे सुना नहीं गया, बराए मेहरबानी फिर से इल्तिजा करूंगा, जरा गौर से सुने। आप इस डेटा को एक तरफ रख दीजिए।